नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको याद होगा तो कुछ हफ्तों पहले की बात है, शायद एक दो महीने हो गए। अचानक से नेपाल में हिंसा भड़की थी और देखते देखते 2 दिन में नेपाल में सत्ता और तख्ता पलट हो गया था। क्योंकि वहां की जो लोग थे, जनता थी, वो इतने गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी। बस वो बोलते हैं ना कि ऊंट ऊंट के पीठ पर एक तिनका। उसका मतलब क्या होता है? ऊंट पर बहुत सारा सामान लादा जाता है और बाद में ऊंट उठकर खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो चलने लगता है। लेकिन अगर उस पर ज्यादा से ज्यादा बोझ पहले से ही डाल के रखा हो और फिर भी वो उठकर खड़ा होता है बेचारा, कैसे ऐसे वैसे, और चलने की कोशिश करता है, और उस पर और एक तिनका भी आप रखो तो वो उसको सहने वाला नहीं है। वो चलने के बजाय बैठ जाता है। उसको बोलते हैं ऊंट के पीठ पर तिनका, स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ कैमल, ऐसे अंग्रेजी उगती है। तो बिल्कुल वही बात है। जब जनता, आम जनता, आवाम तंग हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, जीना बहुत मुश्किल हो गया है, कैसे वैसे लोग हर दिन निकाल लेते हैं। एक रोटी नहीं मिलती थी, आधो रोटी पर जीने की कोशिश करते हैं। और इतनी इतने सताए हुए लोग बहुत गुस्से में होते हैं। लेकिन इंसान है तो समझने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां, माहौल समझने की कोशिश करते हैं और चुपचाप सह लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी सहन शक्ति और भी है, इनका टॉलरेंस और भी है, इनको और भी सताओ। तो ऐसे में एक छोटी सी चीज, एक छोटा सी बात आप कर देते हो और इसमें उनका संयम, धैर्य टूट जाता है और वो लोग गुस्से में आ जाते हैं। मानो इंसान में एक जंगली जानवर प्रेरित हो जाता है और हिंसा करना शुरू करता है। बिल्कुल वही हालत नेपाल की थी। बड़े बड़े नेता गरीबों की बातें करते थे, सोशलिज्म की बातें करते थे, कम्युनिज्म की, मार्क्सवाद की बात करते थे, माओवाद की बातें करते थे, गरीबों के भले की बातें करते थे। लेकिन लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे, नौकरी नहीं थी, पलायन करना पड़ रहा था। लाखों लाखों नेपाली नेपाल छोड़कर और देशों में जाकर काम कर रहे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र छोड़ो, कोंकण में समुन्द्र के पास बहुत सारी आम की जो बगीचे हैं, बागान है, उसमें काम करने वाले नेपाली है। क्योंकि उनके देश में रोजगार बचा नहीं है। यहाँ से पैसा भेजा जाता है, उस पर उनकी गुजारा होता है। तो ऐसे में जो पहले से गुस्से में थे, उनको सोशल मीडिया बंद कर दिया गया और लोग गुस्से में आ गए। बच्चे लोग, युवा लोग इतने गुस्से में आ गए कि देखते देखते किसी ने सोशल मीडिया पर आमंत्रण दे दिया, चलो रास्ते पर उतरो। और हजारों हजारों युवा रास्ते पर उतर गए। और जब युवा रास्ते पर उतरकर आगजनी कर रहे, पत्थरबाजी कर रहे, तो घर में बैठे आम इंसान भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और रास्ते पर आ गए। उसको नाम दिया गया जेन जी, यानी जनरल जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन वगैरह। यानी अब ये नई जनरेशन, अब ये नई पीढ़ी, आपने जो अन्याय किए, अन्याय किया है, वो सहेगी नहीं, रास्ते पर उतर कर आपको पीटेगी। और वही हुआ, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों को रास्ते पर लोगों ने पीटा, संसद भवन जलाया गया, प्रधानमंत्री का निवास जलाया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी तो जलकर मर गई आग में। तो इसको जैन जी बोलते हैं। बाकी हवा में बातें, मीडिया में बातें बहुत सारी करते रहो, उससे लोग चुप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन का गुस्सा खत्म हो गया। और आज मुझे याद है जब नेपाल में ये हो गया था, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, विरोधी विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि यहाँ भी ये हो सकता है, मोदी सरकार गिर सकती है, मोदी सरकार के मंत्रियों को लोग रास्ते पर उठकर उतर कर पीटेंगे। ये राहुल गांधी से लेकर हमारे संजय राउत, उद्धव ठाकरे तक सब लोग बोल रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के लोग, भारत के लोग उतने सताए हुए नहीं हैं। राशन घर पहुंच रहा है, कुछ महिलाओं को थोड़ा थोड़ा पैसा उनके खाते में भेजा जा रहा है। जिंदगी भले सुखी ना हो लेकिन आसान हो, जिंदगी में तकलीफ ना हो, इसकी कोशिश सरकार कर रही है और जनता समझ रही है। अगर थाली में रोज की रोटी मिल रही है, रात रात 4 4 दिन भूखा नहीं सोना पड़ रहा है, तो लोगों को वो फर्क समझ में आता है। 140 करोड़ के देश में ये सब सहा जाता है, लेकिन जब नहीं होता और खाई हवा, राहुल गांधी जैसी हवा हवाई बातें होती है, और अगर वही सरकार होते, अगर राहुल गांधी जैसी बात करने वाला नेता सरकार में होता और वही उनकी सरकार होती, तो यहाँ कब का जेएनजी हो जाता। वैसे तो होता होता रुक गया 2011 में, जब जन लोकपाल आंदोलन चल रहा था, निर्भया के बलात्कार पर लोग गुस्से से रास्ते पर उतरे थे। वो एक तरीके का जेएनजी ही था 10 15 साल पहले का। लेकिन कुछ नेता, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ अधिकारी अफसरान ऐसे समझते कि हम जितना अन्याय करेंगे, परेशान करेंगे, लोग सहते जाएंगे, और उनको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, जनता को परेशान करने में मजा आने लगता है, वो मजे लेने लगते। और बिल्कुल यही हालत आज पाकिस्तान में है। भारत के साथ जो छेड़खानी पाकिस्तान करता आया पिछले 20 25 40 साल से, वो अब चरम सीमा पर पहुंच गया। और एक जगह उन्होंने पैदा किए हुए, पाले पोसे हुए जो दहशतगर्दी है, आतंकवादी है, वो अपने तरीके से धमाल कर रहे हैं। और दूसरी जगह देश का पैसा आतंकवाद पे लुटाने वाले और अपने अपने तिजोरियों में भरने वाले आर्मी के अधिकारी हो या कि राजनेता हो, उन पर आम जनता गुस्से में आ गई है। और हमेशा बातें बड़ी बड़ी होती है, हमारा पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का जज्बा ये है वो है, लेकिन खाने के लाले पड़ गए। जो टमाटर भारत में ज्यादा से ज्यादा 80 70 रुपया किलो मिलता है, पाकिस्तान में 500 600 700 रुपया किलो तक पहुंच गया। आटा मिल नहीं रहा है। 40% से ज्यादा बच्चे खाली पेट सो रहे हैं, कुपोषित है। तो इससे आम जनता में, आवाम में एक तरीके का गुस्सा भड़क जाता है। तो ऐसे में भारत हमला करेगा, भारत हम पर हमारा नुकसान करेगा, इस्लाम खतरे में है, ये स्लोगन देके पिछले 80 साल से पाकिस्तान की आवाम को झुलाया गया है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों का दिमाग ठिकाने आने लगा है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग किसी ना किसी समय पिछले 70 साल में भारत आकर जा चुके हैं, उन्होंने यहाँ देखा है। यहाँ उनसे भी अच्छी हालत मुस्लिम समाज की है। अगर भारत में हिंदुओं को राशन फ्री मिलता है तो मुस्लिमों को भी मिलता है। घर सरकार हिंदुओं को दे रही है, गरीब को दे रही है, तो गरीब अगर मुस्लिम है तो उसको भी घर मिलता है, शौचालय मिलता है, पानी बिजली फ्री मिलती है। तो ये देखकर जो वापस गए, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की आवाम को समझा रहे कि हमें यहाँ बताया, झूठ झूठ बोला जाता है कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा मुस्लिम देश होकर भी मुस्लिमों पर जितना अन्याय होता है उतना भारत में होता नहीं। उल्टे भारत में पाकिस्तान से मुस्लिम ज्यादा खुश भारत में है। तो इसका फैलाव होते जा रहा है। वैसे ही पाकिस्तान की आम जनता इस्लाम धर्म वगैरह भूलकर अपने चोर लुटेरे नेताओं के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और उसका एक प्रतिबिंब हमने, एक उदाहरण हमने कल परसों एक वीडियो में देखा। आसिफ, ख्वाजा आसिफ नाम के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, वो कहीं ऐसी बकवास कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो किसी लड़के ने आकर उन पर काली स्याही फेंक दी। ये गुस्सा होता है। शुरुआत ऐसी होती है, छोटी होती है, लेकिन अलग अलग जगह, बलूचिस्तान अपने तरीके से, खैबर पख्तूनख्वा अपने तरीके से, कराची में अपने तरीके से लोग अपना गुस्सा
जाहिर कर रहे दिखाई देने लगा है। दंगे फसाद हिंसा शुरू हो गई है, क्योंकि जो जो खबरें आप रोकने की कोशिश करो सोशल मीडिया के जमाने में, वो खबर कहीं से ना कहीं से आपके पास पहुंच जाती। अगर आप इंटरनेट बंद करोगे तो भी बाकी कोई रास्ता रहता है, मोबाइल फोन रहता है, उस पर मैसेज आता है, उस पर फोटो आते हैं, तो खबरें पहुंच जाती है। और आज पाकिस्तान दिवालिया हो गया, दिवालिया। आम जनता तो गरीब है ही, पूरा देश भीख मंगा हो चुका है। और इसका गुस्सा अगर उनको आता होगा तो वो गलत नहीं है। लेकिन अजीब बात ये देखो, हमारे देश के विपक्ष के नेता प्रार्थना कर रहे थे कि भारत में जेएनजी हो जाए, लेकिन उनको जिस पाकिस्तान से आस्था है वहां जेएनजी शुरू हो गया है। जेएनजी शुरू हो गया है। जो उनके चार बड़े प्रदेश है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा, उसमें से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पुलिस छोड़ो, सरकार छोड़ो, आर्मी भी नहीं जा सकती। और दूसरी तरफ देश में अंदर का गुस्सा इतना बाहर आ रहा है कि हमारा इंडिया से, भारत से क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं है दुश्मनी, आपकी राजनीतिक दुश्मनी है। इसलिए महंगी चीजें खानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जो भारत से पाकिस्तान जाती थी, तब पाकिस्तान की मंडी में, बाजार में सस्ती सब्जियां मिलती थी। आज वो सब्जियां या आटा आसमान छू गया। ये खाने का सामान बहुत मोटी संख्या में पाकिस्तान भारत से जाता था। आज उनको दुबई से जाकर भारत का सामान लाना पड़ता है, और कीमत दुगुनी तीन गुनी हो गई है। और इसका कारण सिर्फ वहां के पॉलिटिशियंस है, वो झूठ बोलकर सत्ता में रहना चाहते हैं, और इसलिए बार बार सिर्फ भारत को दुश्मन दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनके खिलाफ अब लोग रास्ते पर उतर आए। ख्वाजा आसिफ जो उनका रक्षा मंत्री है, उसके बारे में लोगों के मन में कितना रिस्पेक्ट है देखो। जो बोलते थे ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो भारत को पीट दिया है, भारत को हराया है, उसी रक्षा मंत्री पर अगर एक नौजवान दौड़कर आता है और काली सियाही फेंकता है, काली पोंछता है उसके मुंह पर, उसका मतलब क्या होता है? जेएनजी शुरू हो गया। अगर इससे भी अगर वो नहीं समझ पाए, दौड़ दौड़ कर उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कभी सऊदी में, कभी अमेरिका में, कभी चीन में, कभी यूरोप में जाना पड़ता है कि भाई कुछ तो भीख दो, हमारे कटोरे में कुछ तो डॉलर रखो, हमको 25 करोड़ की आवाम को पालना है। जेएनजी पाकिस्तान में शुरू हो गया है। जो भारत में देखना चाहते थे जेएनजी होते हुए, वो आंखें खोलकर देखे कि पाकिस्तान में जेएनजी शुरू हो गया है। हाँ, एक है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज नहीं, संगठित नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं। आर्मी खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी, अफगान, उनको निपटाने की कोशिश कर रही है। बलूचिस्तान के बागी बलूची है, उनको निपटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिंध या पंजाब, वहां अगर युवा रास्ते पर उतर आए तो उसको रोकेगा कौन? बिल्कुल नेपाल होने जा रहा है, बहुत जल्दी हम देखेंगे। पाकिस्तान के जो मरियम नवाज जैसे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अर्थमंत्री हो, उनको लोग रास्ते पर पीटेंगे। कई जगह तो ये शुरू भी हो गया। पिछले 10-12 दिन में जहां जहां मंत्री मिनिस्टर जाते हुए दिखाई दिए, लोगों ने पत्थर मारे हैं, उनके गाड़ियां रोकी है। पुलिस कब तक ये लोगों का गुस्सा रोकेगी? अगर नहीं रोक पाई तो पाकिस्तान में जेएनजी शुरू हो जाएगा, और कब तख्ता पलटेगा उसका पता नहीं। और अगर तख्ता पलट जाता है तो आधा पाकिस्तान अफगानिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। वो पहले से ही जाने के लिए राजी है। खैबर पख्तूनख्वा ऐसा प्रदेश है जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। बलूचिस्तान तो खुद को पाकिस्तान का मानता ही नहीं है, भारत माता की जय तक बोल लेते हैं बलूची। तो बचा है सिंध और पंजाब। अगर वहां के भी बच्चे, लड़के, युवा गुस्से में आ गए
तो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या आसिफ मुनीर हो, उनको जीना हराम हो जाएगा, उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देखते आगे क्या होता है। मैं अभी रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।